हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के क्लास का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का। तो इसमें हम लोग आज फोकस की बात करेंगे। फोकस क्या होता है और फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। तो एक मैंने अवतल दर्पण लिया है, एक उत्तल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष की रेखा खींची है जो सी से यानी वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, और फिर मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आई है, एक प्रकाश की एक किरण आई है जो कि टकराकर एक ही बिंदु से मिलती है। देखिएगा आप, जब मुख्य अक्ष के समानांतर दो किरणें या दो से अधिक किरणें आती हैं तो एक ही बिंदु पे मिलती हैं, और वो जिस बिंदु पे मिलती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो पहले अवतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण में हमने मुख्य अक्ष की रेखा खींची। मुख्य अक्ष पे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से ये गुजरती है और वक्रता केंद्र से गुजरती है, और उसके बाद हमने मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लाई जो कि एक बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर कटती है। इसमें फिर से देखेंगे तो ये एक और किरण आई मुख्य अक्ष के समानांतर, वो भी एक ही बिंदु से कटकर निकलती है, और जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। वैसे ही अवतल दर्पण में हमने देख लिया। अब उत्तल दर्पण में अगर देखें, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आई, ये वाली किरण, और इसको हमने जब देखा तो ये एक ही बिंदु से आती ही प्रतीत हो रही है। जब टकरा कर लौटी तो उसे पीछे खींचा हमने तो वो एक ही बिंदु पर टकराकर आती हुई प्रतीत हो रही है, एक ही बिंदु से टकराकर आती हुई प्रतीत हो रही है, और उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो फोकस किसको कहते हैं बच्चों? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में जिस बिंदु पर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। लिख लेंगे एक बार। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जिस बिंदु से आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है। अब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यहां जानेंगे कि ये जो है इस बिंदु से अगर हम मिलाएं तो ये जो कोण है और ये कोण बराबर होता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। परावर्तन का नियम याद करेंगे और बताएंगे कि इसको कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ये I है और ये R है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है या परावर्तन का कोण है, और ये आपतन का कोण है। तो ये C जो है, C और P यानी कि ध्रुव को मिलाते हैं। C और P को मिलाते, C और किसी बिंदु को मिलाते हैं। P तो यहां होगा, ध्रुव यहां होगा। C और मान लेते हैं B बिंदु को मिलाते हैं, तो B बिंदु और C बिंदु को जो मिलता है वो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अभिलंब कहलाता है। तो अब इसको मिटा देते हैं और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बनाते हैं। ये दोनों ही हमने समझाए। अब मैं एक दर्पण बनाता हूं। अवतल दर्पण बनाया मैंने। अवतल दर्पण पे प्रधान अक्ष की रेखा खींची, मुख्य अक्ष की रेखा खींची। मुख्य अक्ष की रेखा जिस बिंदु पे ये मिल रही है इसको P कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, और यहां से एक प्रकाश की किरण को हम समानांतर लाते हैं मुख्य अक्ष के, और ये टकराकर लौटती है जिस बिंदु से, उसे क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया फोकस कहेंगे। फोकस कहेंगे। और ये वाला इसका वक्रता केंद्र है
वक्रता केंद्र से इसको मिला देते हैं तो ये अभिलंब हो जाता है। पॉइंट बी को मिला दिया हमने तो ये अभिलंब हो गया। और ये अगर हम देखें तो इधर से ये रेखा आई है, इसको डी कहते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें अब हम देखेंगे तो ये जो एंगल है वो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है, I इक्वल्स टू R होता है। और फिर ये भी देखेंगे कि ये दोनों समानांतर किरणें हैं, CP और DB एक समानांतर किरण है। तो ये अगर I है, ये अगर I है तो ये भी I होगा, यानी कि एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल BCF। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, इसलिए ये एंगल I इस एंगल के इक्वल होगा। और एंगल I इक्वल्स टू एंगल R है तो एंगल BCF या एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल CBF। अब ये दूसरा समीकरण हो गया और ये पहला समीकरण हो गया। तो बच्चों, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण से क्या पता चलता है कि DBC दोनों जगह है। तो DBC यानी कि I के इक्वल है और ये I R के इक्वल है, ये I R के इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल इस त्रिभुज में BCF में इक्वल हो गए। इस त्रिभुज में दोनों कोण जो है बराबर हो गए। ट्रायंगल BCF में एंगल BCF इक्वल्स टू एंगल CBF। और ये अगर त्रिभुज देखें तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इनको सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसलिए इसके सामने की भुजा BF और इसके सामने की भुजा FC। तो FB या FC, BF लिख सकते हैं FB। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में FB इक्वल्स टू CF। और इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो भुजा है इसके बराबर हो गई। अब एक बात ध्यान देखेंगे कि ये जो समानांतर पुंज है, समानांतर किरण पुंज है, अगर इसके नज़दीक आता जाए, इसके नज़दीक आता जाए बच्चों, तो क्या होगा? B P के बराबर हो जाएगा, B P से मिलने लगेगा। अगर एकदम इधर हो तो BF PF के बराबर हो जाएगा, BF या FB PF के बराबर हो जाएगा। इसको FB ही लिखते हैं, FB जो है PF के बराबर हो जाएगा। तो CF जो है वो PF के बराबर हो गया। CF जो है ये तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण से हमें पता चल रहा है कि CF इक्वल्स टू PF हो गया। और इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है CF PF के इक्वल हो गया। तो ये अगर वक्रता त्रिज्या है CP, वक्रता त्रिज्या है CP, तो CF जो है या PF जो है इसका आधा हो गया, क्योंकि CF और PF तो बराबर हैं। CF और PF तो बराबर हैं, तो PF जो है वो CP का आधा हो गया। PF इक्वल्स टू CP/2। और इसको क्या लिखते हैं? फोकस दूरी लिखते हैं, F इक्वल्स टू R/2। तो वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया। CP जो है वक्रता त्रिज्या है, ये है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं बच्चों? मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको R कहते हैं, R।
और PF जो है वो फोकस दूरी है, तो PF फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी इक्वल्स टू वक्रता त्रिज्या बटा 2 हो गया। इसके आगे की चीज़ें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमें आगे पढ़ाने का मौका दें। धन्यवाद।